आज अपन ये सेकेंड ईयर के अंदर प्रथम पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और प्रकृति के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पृष्ठभूमि इसके बारे में बता देता हूँ कि राजनीति विज्ञान के अंदर परंपरागत रूप से राज्य का, सरकार का, कानून का अध्ययन किया जाता था। राज्य, सरकार और कानून का अध्ययन जो परंपरागत राजनीति के अंदर किया जाता था, उसमें सिद्धांत निर्माण के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि उसके अंदर सामान्यकरण की प्रॉब्लम आ रही थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परंपरागत राजनीति विज्ञान वर्तमान समय की आवश्यकताओं के ऊपर खरा नहीं उतरने लगा, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक स्वरूप हमारे सामने आता है, जिसमें हम राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। मूल रूप से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन इसका केंद्र बिंदु है। तो सबसे पहले अपन राजनीति विज्ञान के तुलनात्मक राजनीति के अर्थ के अंदर जो परंपरागत राजनीति के अंदर राज्य का, सरकार का एवं कानून का जो अध्ययन किया जाता था, उसके स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तुलनात्मक राजनीति के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण का अध्ययन किया जाने लगा। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ मूल रूप से यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण या राजनीतिक संस्कृति, इन आधारों के आधार पर एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर या एक से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इसके आधार पर सामान्यकरण ढूंढना और सिद्धांतों का निर्माण करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। इसके नाम से स्पष्ट है, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति यानी राजनीतिक व्यवस्थाओं का तो मूल रूप से तुलनात्मक अध्ययन। अब राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कई घटक होते हैं, सरकार होती है, कानून होता है, दल होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक विकास होता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति। एक राजनीतिक व्यवस्था या एक सरकार से जुड़े हुए सभी घटकों का, सभी संविधानों की का आपस में तुलना करने के बाद में सामान्यकरण करना या सिद्धांत निर्माण करना तुलनात्मक राजनीति का अर्थ कहलाता है। मैं मूल रूप से दोहरा देता हूं कि तुलनात्मक राजनीति से हमारा अभिप्राय यह है कि तुलनात्मक राजनीति एक देश की राजनीतिक व्यवस्था या एक से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, अब राजनीतिक व्यवस्था के अंदर संविधान भी आ जाता है, सरकार भी आ जाती है, दल भी आ जाते हैं, राजनीतिक विकास आ जाता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण आ जाता है, राजनीतिक संस्कृति आ जाता है, और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए कबीले, संघ, समुदाय जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उन सभी घटकों का जो एक या एक से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में रहते हैं, उन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करना। तुलनात्मक अध्ययन करने का मूल रूप से उद्देश्य ये होता है कि इन राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद में इनके बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, समानताओं को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, असमानताओं को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, इन सभी कारकों का अध्ययन करने के बाद में एक सामान्यीकरण प्रस्तुत करना या एक सिद्धांत निर्माण करना, मानव के राजनीतिक व्यवहार और मानव के राजनीतिक व्यवहार की प्रक्रिया को समझने का जो उद्देश्य होता है वो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अगर अपन संक्षेप में या शॉर्ट में ये कहें तो दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले संपूर्ण घटकों का तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। मैं दोबारा ब्यौरा देता हूं कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले औपचारिक कारक जिनका संविधान में उल्लेख है और अनौपचारिक कारक जिनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, उन सभी कारकों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए और एक सामान्यकरण या मानव के राजनीतिक व्यवहार को अच्छे तरीके से समझने के लिए सामान्यकरण या सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को तुलनात्मक राजनीति का अर्थ कहा जाता है। अब तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझने के बाद में
अपन चलते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। दूसरा हमारा बिंदु है आज का, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति लेक्चर, यानी तुलनात्मक राजनीति है क्या आखिर, तुलनात्मक राजनीति अपन किसको कह सकते हैं। इस संबंध में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में दो तरह की अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है, मैं लिख देता हूं, तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक तुलना, लंबात्मक तुलना। तुलनात्मक राजनीति के अंदर अध्ययन करते समय विभिन्न देशों की या विभिन्न तरह की सरकारों के मध्य तुलना की जाती है और उन तुलनाओं के आधार पर सामान्यकरण या सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक तुलना, जैसे हम किसी भी चीज पर लंब डालते हैं तो ये जैसे आधार रेखा है, तो लंब इसके सीधा इस तरह से अपन उसके ऊपर लंब डालते हैं। तो लंब का मतलब होता है कुछ चीज ऊपर है, कुछ उससे नीचे है और कुछ उससे नीचे है। तो लंबात्मक तुलना से अभिप्राय यह है, तुलनात्मक राजनीति के अंदर लंबात्मक तुलना से अभिप्राय यह है कि एक ही देश, सबसे पहले क्या है, एक ही देश के अंदर, एक ही देश के अंदर विभिन्न स्तरों की सरकारें, विभिन्न स्तरों, अब विभिन्न स्तरों में अपन ब्रैकेट में आ सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर भी होगा, प्रांतीय स्तर भी होगा और स्थानीय स्तर। इन तीन स्तरों के बीच में तुलना करने के बाद को ही लंबात्मक तुलना कहा जाता है। अब इसका लंबात्मक तुलना नाम इसलिए पड़ता है कि राष्ट्रीय सरकार सबसे ऊपर होती है, प्रांतीय सरकारें उसके बीच में होती है और स्थानीय सरकारें उससे नीचे होती है। यानी अगर अपन उसको एक पिरामिड में सेट करें तो सबसे ऊपर राष्ट्रीय सरकार, उसके नीचे प्रांतीय सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार। अगर तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के बीच में, प्रांतीय स्तर की सरकार के बीच में और स्थानीय स्तर की सरकारों के बीच में आपस में तुलना करते हैं और अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर सामान्यकरण करते हैं, तो इस तरह की तुलना को तुलनात्मक राजनीति के अंदर लंबात्मक तुलना कहा जाता है। लंबात्मक तुलना से, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, लंबात्मक तुलना यानी ऊपर से लेकर नीचे, ऊपर राष्ट्रीय स्तर की सरकार, नीचे प्रांतीय स्तर, उससे नीचे स्थानीय स्तर या उससे जिला स्तर की सरकार, इन सरकारों की आपस के अंदर तुलना करना। आपस के अंदर तुलना करने में राष्ट्रीय सरकार की क्या विशेषताएं हैं, प्रांतीय सरकार की संरचना किस तरह की है, स्थानीय सरकार की संरचना और शक्तियां किस तरह से है, इस तरह की आपस में तुलना करना और उसके बाद में सामान्यकरण या सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को तुलनात्मक राजनीति के अंदर लंबात्मक तुलना, यानी एक लंब के रूप में सीधी तुलना, ऊपर राष्ट्रीय सरकार, नीचे प्रांतीय सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार, जब इन सरकारों को अपन मिलाते हैं तो एक बिल्कुल सीधी रेखा लंब की तरह बनती है और इन सरकारों के आपस में जो लंब की आकार के अंदर है, इनकी तुलना लंबात्मक तुलना कहलाती है। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति के अंदर इस तरह की तुलनाएं सार्थक परिणाम हमारे को नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, इसके पीछे थोड़े बहुत रीजन है कि राष्ट्रीय स्तर की सरकार जो होती है वो वृहद पैमाने वाली सरकार होती है, इसके आर्थिक संसाधन अलग होते हैं, इसकी शक्तियां, इसके कानून में जो दृढ़ता होती है वो प्रांतीय स्तर की सरकारों के अंदर नहीं होती है। प्रांतीय स्तर की सरकारें स्वायत्त होने के बजाय राष्ट्रीय स्तर की सरकारों पर डिपेंडेंसी लिए होती है, इनके इतने आर्थिक स्रोत नहीं होते हैं और स्थानीय स्तर की सरकारें तो पूरी तरह से प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर की सरकारों पर निर्भर करती है। क्योंकि जब ये तीनों सरकारें एक ही स्तर की न होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर की सरकार ज्यादा मजबूत होती है, प्रांतीय स्तर की सरकारें उससे कम तुलना में मजबूत होती है, ऐसी स्थिति के अंदर जो एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उन सरकारों की आपस में तुलना करने के बाद में या सामान्यकरण करने से हमें किसी भी प्रकार के सार्थक परिणामों की प्राप्ति नहीं होती। अतः तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंदर ये लंबात्मक तुलना का उपयोग किया जाता है, लेकिन सिद्धांत निर्माण के अंदर या सामान्यकरण मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए इस तरह के अध्ययन का, इस तरह का तुलना जो है वो सीमित अध्ययनों के अंदर ही की जाती है। अब दूसरा बिंदु जो है वो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का
जो दूसरा बिंदु है उसको मैं यहां लिख देता हूं। दूसरी जो प्रकृति की विशेषता है वो तुलनात्मक तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिजीय तुलना। तुलनात्मक राजनीति की दूसरी जो तुलना होती है वो है क्षैतिजीय तुलना। जैसे तुलनात्मक राजनीति के अंदर क्षैतिजीय तुलना से अभिप्राय यह है कि क्षैतिजीय तुलना में दो तरह से तुलनाएं होती है। नंबर एक, सबसे पहली जो इसमें तुलना होगी वह एक ही देश, नोट करेंगे, एक ही देश के अंदर विभिन्न कालखंडों में, देश एक है लेकिन कालखंड, विभिन्न कालखंडों में राष्ट्रीय सरकारों की तुलना। यहां तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिजीय तुलना दो तरीकों से की जाती है। सबसे पहला इसका तरीका यह है कि एक ही देश के अंदर विभिन्न कालखंडों में राष्ट्रीय सरकारों की तुलना। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे एक ही देश अपन भारत को मान लेते हैं, भारत के अंदर विभिन्न कालखंड यानी इतिहास के अंदर विभिन्न कालखंड, जैसे गुप्त काल रहा है, कुषाण युग रहा है, मुगल काल रहा है, सल्तनत काल रहा है, अंग्रेजों का शासन काल रहा है और आजाद भारत के की विभिन्न तरह की सरकारें। यानी जैसे मुगल काल के बीच में, सल्तनत काल के बीच में, अंग्रेजों की सत्ता के बीच में, या कुषाण या गुप्त काल के बीच में, इन एक ही देश के विभिन्न कालखंडों में राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें, जो सल्तनतें, जो शासन व्यवस्थाएं रही है, उनकी आपस में तुलना अगर की जाती है तो इसको क्षैतिजीय तुलना कहते हैं। क्षैतिजीय तुलना में होता यह है कि टाइमिंग अलग है, कि लेकिन सरकारों का जो लेवल है वो एक ही है। यानी राष्ट्रीय स्तर की सरकारों का अध्ययन इसके अंदर पर किया जाता है। होता एक देश की राष्ट्रीय स्तर होती है लेकिन कालखंड अलग अलग है। जैसे ये गुप्त काल है, ये मुगल काल है, ये अंग्रेजों का काल है, और ये आजाद भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकारें हैं। जैसे गुप्त काल की केंद्रीय सरकार किस तरह की थी, मुगल काल की केंद्रीय सरकार किस तरह की थी, अंग्रेजों के जमाने में भारत के अंदर केंद्रीय शासन व्यवस्था किस तरह से थी, और देश आजाद होने के बाद में केंद्र के स्तर पर कौन कौन सी सरकारें किस किस तरीके से रही, इन सभी का आपस में तुलना करना, और उस तुलना में जो समानताएं और असमानताएं प्राप्त होती है उसके आधार पर एक सिद्धांत निर्माण करना, सामान्यकरण करने की कोशिश करना, और उसके आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार का सांगोपांग अध्ययन जो किया जाता है वो क्षैतिजीय तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिजीय तुलना का पहला बिंदु है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि तुलनात्मक राजनीति की क्षेत्रीय तुलना दो तरीके से होती है। उसमें पहला तरीका यह है कि एक ही देश को अमेरिका भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है, ब्रिटेन भी हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, एक ही देश, मैं यहाँ भारत का उदाहरण दे रहा हूं, एक ही देश के अंदर विभिन्न कालखंड, टाइमिंग अलग अलग है। ये क्या है, गुप्त काल है, मुगल काल है, अंग्रेजों का काल है, और ये आजाद भारत या 1947 के बाद के अंदर भारत की केंद्रीय सरकार है। विभिन्न कालखंडों में राष्ट्रीय स्तर की सरकारें, यानी ये सारी कौन सी सरकारें हैं, केंद्रीय सरकारें, इनकी आपस में तुलना करना, ये जो है वो क्षैतिजीय तुलना का एक प्रारूप है। दूसरी तुलना जो होगी वह एक ही समय में विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना। तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिजीय तुलना का दूसरा जो बिंदु है वो एक ही समय, समय इसमें क्या है, एक ही है, एक ही समय में विभिन्न देश, जैसे अपन ने अभी का समय ले लिया, अभी वर्तमान समय में भारत सरकार हो गई, अमेरिका की सरकार हो गई, पाकिस्तान की सरकार हो गई, कनाडा की सरकार हो गई, या अफगानिस्तान की केंद्रीय सरकार हो गई। इन एक ही
समय के अंदर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की आपस के अंदर तुलना जो की जाती है वो भी क्षैतिजीय तुलनाओं की जाती है। इनको क्षैतिजीय तुलना इसलिए कहा जाता है कि जिन सरकारों की अपन तुलना कर रहे हैं वो एक ही लेवल के अंदर है। यहां भी देखा जाए तो इन सरकारों के टाइमिंग अलग अलग है, हमें अलग अलग हो सकता है, गुप्त काल में, मुगल काल में, अंग्रेजों में, आजाद भारत के इतिहास के अंदर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इनका लेवल जो है वो राष्ट्रीय सरकारों का है। गुप्त काल के अंदर राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, मुगल काल के अंदर राष्ट्रीय सरकार, यानी इनका क्षैतिज जो है वो लेवल जो है पूरी तरह से एक ही है। और यहाँ पर समय तो एक ही है, जैसे वर्तमान समय हो गया, लेकिन देश अलग अलग है। यहाँ देश एक है, समय अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, समय अलग अलग, समय एक ही है और देश अलग अलग है। इन एक ही देशों की राष्ट्रीय सरकारों की आपस के अंदर तुलना की जाए और उसके अंदर समानताएं ढूंढी जाए, असमानताएं ढूंढी जाए, और उसके अंदर इन राष्ट्रीय सरकारों के कौन से औपचारिक और कौन से अनौपचारिक तत्व इनको प्रभावित करते हैं, और उसके बाद में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अगर समग्र अध्ययन किया जाए और उसके आधार पर अपन सिद्धांत निर्माण की तरफ आगे बढ़ते हैं, मानव के राजनीतिक व्यवहार का सामान्यकरण करते हैं, तो इसको क्षैतिजीय तुलना के अंतर्गत माना जाता है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, लंबात्मक तुलना एक लंब की तरह होती है, सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार, उसके बीच में प्रांतीय सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार। अगर एक ही देश की विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच में अगर तुलना की जाती है तो वह लंबात्मक तुलना, लंब हमेशा ऊपर से नीचे पड़ता है, तो इन विभिन्न स्तरों की सरकारों की अगर तुलना की जाती है तो वो लंबात्मक तुलना कहलाती है। और तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिजीय तुलना जो है वो दो तरह से होती है। अगर एक ही देश के अंदर, देश एक है और विभिन्न कालखंड, ये टाइमिंग अलग अलग है, इन टाइमिंग के अंदर राष्ट्रीय स्तर की सरकारों की तुलना करने के बाद में जो सिद्धांत निर्माण या सामान्यकरण या मानव के राजनीतिक व्यवहार को पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए जो अध्ययन अध्यापन किया जाता है वह इसका इस प्रकार से होता है। दूसरा, एक ही समय यानी टाइमिंग, जैसे वर्तमान काल ले लेते हैं या 1900 से द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम ले लेते हैं, उस समय भारत की राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, या उससे पहले रशिया के अंदर राष्ट्रीय सरकार किस तरह से, एक ही, यहाँ टाइमिंग एक है, देश अलग अलग है, और यहाँ पर देश एक ही है और कालखंड या टाइम अलग अलग है। उनके बीच में राष्ट्रीय सरकारों के आपस में तुलना करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो तुलनात्मक राजनीति के अंदर कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों के अंदर भी सार्थक तरीका कौन सा है जिसको वर्तमान समय के अंदर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंदर बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहला तरीका, एक ही देश के अंदर विभिन्न कालखंडों में राष्ट्रीय स्तर की सरकारें। अब इस तरह का अध्ययन जो है वो वर्तमान तुलनात्मक राजनीति के अंदर बहुत सीमित पैमाने के अंदर होता है। यहाँ परिस्थितियां अलग अलग, एक जगह एक है लेकिन टाइमिंग अलग अलग होने के कारण परिस्थितियां अलग अलग होती है, उनकी दशाएं अलग अलग होती है, मानव सभ्यता का विकास अलग अलग स्तरों पे होता है, तो अलग अलग संरचनाओं के बीच में तुलनाएं हमें सार्थक परिणाम या हमें व्यवहारिक परिणाम या मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए हमें अच्छा परिणाम नहीं दे पाती है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो सबसे बढ़िया तरीका मानव के राजनीतिक व्यवहार को अधिक अधिक नजदीक से जानने का जो तरीका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है वह है एक ही समय के अंदर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की आपस के अंदर तुलना करना और इस तुलना के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझकर और राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की तरफ आगे बढ़ना। इस तरीके का वर्तमान समय के अंदर तुलनात्मक राजनीति के अंदर बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो आज अपन ने केवल तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और प्रकृति के बारे में पढ़ा है। कल अपन पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर वस्तुतः किन किन बिंदुओं का या विषय क्षेत्र के रूप में किन किन पॉइंट का तुलनात्मक राजनीति के अंदर अध्ययन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपन कल मिलेंगे।